अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और जो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स हर सब्जेक्ट के मिल रहे हैं उन सबको बैठ के रीड भी कर रहे होंगे और जो कोरोना के लिहाज से SOPs हैं उन सबको भी फॉलो कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट, फिर एलिमेंट्स, उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह, और उसके अलावा कंपाउंड्स, उसकी टाइप्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, और मिक्सचर, उसकी टाइप्स और उसकी प्रॉपर्टीज़। उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास यानी कि मास नंबर में क्या डिफरेंस होता है। तो हम सबसे पहले एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन को देखेंगे और उसी के साथ साथ जो है वो हम एटॉमिक मास यानी कि जिसको हम मास नंबर का नाम देते हैं उसकी डेफिनेशंस को भी हमने साथ साथ स्टडी करना है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर बेसिकली उसको हमने जब डिफ़ाइन करना है तो एटॉमिक नंबर दैट शोज़ वो बेसिकली जाहिर करता है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, के किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन मौजूद हैं वो हमारे पास जाहिर करता है उस चीज़ के प्रोटॉन नंबर को यानी कि एटॉमिक नंबर को। फिर दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास है एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन के अंदर कि एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक सिंबल है एटॉमिक नंबर के लिए जिससे जी से जो है वो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के पास क्योंकि 1 प्रोटॉन यानी कि एक प्रोटॉन मौजूद है तो इसीलिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है जिसको हम जी से जाहिर करते हैं, तो अब उसका एटॉमिक नंबर जो हमारे पास बनेगा हाइड्रोजन का वो बेसिकली हमारे पास है 1। इसी तरह कार्बन है, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है तो इसलिए उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होगा। नाइट्रोजन है, उसके पास 7 प्रोटॉन है तो इसलिए हम क्या कहते हैं, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है। इसके साथ हमने देखना है हमारे पास जो एटॉमिक मास है, अब एटॉमिक नंबर जो है वह नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो कर रहा है, लेकिन जो एटॉमिक मास है दैट शोज़ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि इसके अंदर हमारे पास दोनों चीज़ें आ जाती हैं, प्रोटॉन भी आ जाते हैं और न्यूट्रॉन भी आ जाते हैं, लेकिन दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम काउंट नहीं करते। इसके बाद जैसे हमने एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया, इसी तरह एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास लेटर है जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन की एग्जांपल हमने देखी कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है तो इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन जब देखते हैं कि हाइड्रोजन के पास अगर एक प्रोटॉन है और उसके पास अगर एक न्यूट्रॉन है तो इसका जो हमारे पास एटॉमिक मास जिसको हम A से जाहिर करते हैं वो देखेंगे तो वो हमारे पास 1 + 1 यानी कि कितना बनेगा, वो 2 बनेगा। इसी तरह कार्बन है, कार्बन के पास हमारे पास बेसिकली जो है वो 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन है तो इसीलिए उसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो 6 बनेगा, लेकिन जो एटॉमिक मास हमारे पास बनता है बेसिकली वो 6 + 6 हमारे पास जो है वो 12 बन रहा होता है। उसके बाद जो हमने डेफिनेशन के अलावा एक और चीज़ देखनी है वो है रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास की। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में एक रिलेशनशिप भी है, यानी कि इन दोनों में एक रिलेशनशिप क्या है कि A = G + N, यानी कि एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन नंबर जब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है, दोबारा से एटॉमिक मास जो है वो बन जाता है। इसी इक्वेशन से अगर हमने न्यूट्रॉन नंबर को निकालना हो तो वो हम निकालते हैं कि N = A - G, यानी कि जब एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो न्यूट्रॉन नंबर आ जाता है जिसकी वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। ये लाजमी नहीं कि हमारे पास वैल्यू उसकी हमेशा 1 ही रहे या 2 ही रहे, जो भी हमारे पास आएगी। जब हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो एटॉमिक न्यूट्रॉन नंबर की ही जो है वो आ रही होती है। उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास अगला जो टॉपिक जो डेफिनेशन है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास तो हमारे पास वो ये था कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, लेकिन यहाँ हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि एटॉमिक मास का रिलेशन बनाना है, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास से कंपेयर करना है। तो इसको जब हमने डिफाइन करना होता हम यूँ लिखते हैं कि द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, के किसी भी एलिमेंट का वो एटॉमिक मास, इसको एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं, यानी कि जब उसको निकालते हैं कंपेयर करके तो द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एज़ कंपेयर टू, जिसको हम कंपेयर कर रहे होते हैं। अब वो कंपेयर किससे करना है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, जिसको कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कंपेयर कर लेते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है दैट इज़ कॉल्ड एज द रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है बेसिकली वो 7 ग्राम है, लेकिन जब उस नाइट्रोजन का हम रिलेटिव एटॉमिक मास देखते हैं तो वो हमारे पास 7 AMU बन जाता है। अब हमने यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया कि AMU, तो AMU है क्या, AMU
तो वो हमारे पास AMU रिप्रेजेंट करता है, A से मुराद एटॉमिक, M से मुराद मास और U से मुराद यूनिट, यानी एटॉमिक मास यूनिट दैट इज़ कॉल्ड एज द AMU, यानी यूनिट यूज्ड फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास दैट इज़ कॉल्ड एज द एटॉमिक मास यूनिट। एंड इट इज़, इसकी डिफाइन करने के लिए हम यूँ लिखते हैं कि इट इज़ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, यानी कि क्या होता है ये कार्बन 12 का जो है बेसिकली 1/12 पार्ट, यानी कि 1/12वां हिस्सा जो है उसके 12 पार्ट में से जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारे पास, एक पार्ट जो होता है उसे हम नाम देते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। उसके बाद हमने देखना है कि अगर AMU के अंदर कितने ग्राम मौजूद हैं वो हमने चेक करने हो, तो हम लिखते हैं कि 1 AMU के एक AMU डेट इज़ इक्वल टू 1.66 × 10⁻24 ग्राम। अगर किलोग्राम में देखना है तो 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम जो है वो हमारे पास इसके अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो हमने स्टडी करना है वो इसके अंदर ये है कि आगे हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसको हमने डिफ़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। बेसिकली केमिकल फार्मूला दो तरह का होता है, एक को हम नाम देते हैं वो हमारे पास एम्पेरिकल है, दूसरे को हम नाम देते हैं वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो किसी फार्मूला की सिंपलेस्ट टाइप को हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। डेफिनेशन लिखते हुए हम लिखते हैं कि द फार्मूला विच शोज़, जो कि ज़ाहिर करता है, किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, विच शोज़, सिंपलेस्ट लिख लें या स्मॉलेस्ट लिखें, दोनों बातें ठीक हैं, कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो नंबर होगा वो होल नंबर होगा, उसको हम डेसिमल मतलब पॉइंट्स के अंदर जो है कभी भी नहीं ले सकते। होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इन ए कंपाउंड दैट इज़ कॉल्ड एज द एम्पेरिकल फार्मूला। अब हमने अगर इसकी एग्जांपल को देखना है, एम्पेरिकल फार्मूला की एग्जांपल को, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे एग्जांपल है कि ग्लूकोज जिसका फार्मूला होता है C6H12O6, लेकिन जब इसकी सिंपलेस्ट रेशो देखते हैं तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट रेशो आती है ग्लूकोज की, जब इसको 6 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी 6 पे, इसको भी 6 पे, इसको भी 6 पे, तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट रेशो बनती है वो बनती है 1:2:1। तो ग्लूकोज के अंदर हमारे पास जो रेशो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वो 1:2:1 बनती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो हमारे पास बनता है CH2O। इसी तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, उसका हमारे पास जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो SiO2 है, क्योंकि उसके अंदर सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो है वो 1:2 की बनती है। नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेसिकली वो किस चीज़ को शो करता है, उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को जब डिफ़ाइन करना हो तो हम लिखते हैं कि द फार्मूला विच शोज़, अब यहाँ हमने रेशो को भी नहीं देखना और सिंपलेस्ट का वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करना, द फार्मूला विच शोज़ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, जो तमाम एटम्स को ज़ाहिर करता है इन अ मॉलिक्यूल या इन अ कंपाउंड, के किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में जो तमाम एटम्स को ज़ाहिर करता है उसे हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे हमारे पास एग्जांपल ग्लूकोज की हमने अभी ली थी कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12O6 है। तो इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज के अंदर हमारे पास कार्बन जो है वो 6 हैं, हाइड्रोजन जो हमारे पास हैं वो 12 हैं और जो ऑक्सीजन है हमारे पास वो 6 होते हैं। यानी कि जो एक्चुअल नंबर को ज़ाहिर करता है, यहाँ रेशो नहीं लिखी, रेशो को हमने स्मॉल भी नहीं रखना, और जो हमारे पास जितने भी एटम मौजूद हैं सबको रिप्रेजेंट करना है, तो वो हमारे पास कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमें क्या करना है, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान एक रिलेशनशिप है, उसको स्टडी करना है। तो वो ये होता है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला डैट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, यानी जब एम्पेरिकल फार्मूला को हम n के साथ, n से मुराद क्या है कि n की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ऑन वर्ड कुछ भी हो सकती है, कि n से मुराद वो है सिंपलेस्ट रेशो जो हम नंबर ले रहे होते हैं दो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिहाज से, तो वो हमारे पास n की वैल्यू जो है बेसिकली कहला रही होती है। उसके बाद जो हमने देखना है वो हमारे पास है अगला जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को जब डिफ़ाइन करना हो तो सिर्फ एक वर्ड का चेंज आएगा कि मॉलिक्यूलर मास दैट शोज़ सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है इसीलिए हम मॉलिक्यूल का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, यहाँ हमने फार्मूला यूनिट का या आयन का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि क्लोरीन है, क्लोरीन का हमारे पास Cl2
मालिक्यूलर फार्मूला है तो उसका रिप्रेजेंट जो करेंगे हमारे पास वो बनता है 71, क्योंकि एक क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास होता है 35.5, और जब दो क्लोरीन को हम देखेंगे तो हमारे पास Cl और Cl को जब आपस में ऐड करेंगे तो वो 35.5 दोनों को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आखिरी बात जो हमारे पास है वो ये है कि मालिक्यूलर मास के अलावा हमने देखना है एक और टर्म हमारे पास है, वो है फार्मूला मास। जब फार्मूला मास को हमने डिफ़ाइन करना है तो इसकी डेफिनेशन भी हमारे पास मालिक्यूलर मास की तरह ही है, लेकिन एक वर्ड का हमने इसके अंदर जो है वो बेसिकली चेंज करना है कि जो फार्मूला मास है दैट शोज़ सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। लेकिन यहाँ हम लिखेंगे कि प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट, क्योंकि यहाँ हमारे पास फार्मूला मास है इसीलिए हम फार्मूला यूनिट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमने मालिक्यूल का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, यानी मालिक्यूलर मास और फार्मूला मास में हमने एटॉमिक मासेस को सम अप करना है, लेकिन मालिक्यूलर मास में जो मालिक्यूल में एटम मौजूद होंगे उसमें देखते हैं, और जो फार्मूला मास है उसमें हम जो फार्मूला यूनिट है उसको हम देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है NaCl सोडियम क्लोराइड, तो इसका जो हमारे पास फार्मूला मास बनता है वो 58.5 AMU बनता है, क्योंकि इसके अंदर जो सोडियम है उसका हमारे पास एटॉमिक मास 23 है और जो क्लोरीन है उसका हमारे पास 35.5 होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को बखूबी समझ आ चुकी होगी। मज़ीद आप लोग घर भी बैठ के इन तमाम टॉपिक्स को स्टडी कर रहे होंगे। मज़ीद लेक्चर के अंदर जो हमारे पास टॉपिक्स रह चुके हैं वो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।